हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन गुप्ता स्टडी 91 चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं किसान विद्रोह और उनके आंदोलन के बारे में। पूरा डिटेल से देखेंगे। जितने भी विद्रोह हुए थे और जितने आंदोलन हुए थे सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं। बात करते हैं हम अपनी प्राचीन व्यवस्था की, जिसमें अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने भारतीय कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, कैसे प्रभावित करता है? चाहे वह कर के नियम बना करके, चाहे जमींदारी प्रथा को लेकर के, चाहे रैयतवाड़ी महालवाड़ी जैसी प्रथाओं को लेकर के। ठीक है, हर तरीके से अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने भारतीय कृषि को प्रभावित किया है। और उससे हुआ क्या दोस्तों? तो उससे किसानों की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जमींदारों ने भी किसानों पर जमकर अत्याचार किया। अंग्रेज़ों ने जो किया वो किया ही, और जो हमारे यहाँ के जमींदार थे, भारतीय जमींदार थे, उन्होंने भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, मनमाने ढंग से किसानों से अवैध लगान की वसूली की, बेगारी लेने का एक दुष्चक्र सा चल पड़ा, जिससे क्या हुआ दोस्तों कि किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई। और एक दिन ऐसी दयनीय स्थिति हो गई कि किसान भी विद्रोह करने पर मजबूर हो गए। अतः किसानों ने कई विद्रोह किए अंग्रेजी शासन व्यवस्था में। जो जमींदारों के खिलाफ भी विद्रोह किया है और अंग्रेजी शासन के खिलाफ भी विद्रोह किया है। उन्हीं विद्रोह के बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। दोस्तों, जो पहला विद्रोह था वो है नील विद्रोह। ठीक है, ये विद्रोह हुआ था दोस्तों 1859 से 1860 तक चला। ठीक है, तो क्या था इस विद्रोह में? आपको याद होगा दोस्तों, 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है ना, प्रथम क्रांति हुई थी, पहली क्रांति हुई थी। हमें उसमें सफलता तो नहीं मिली। उसके बाद से फिर क्या हुआ? 1858 में जो है ब्रिटिश की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसका जो अधिकार था वो छीन गया। और फिर पूरे भारत का जो अधिकार हो गया किसके हाथों में चला गया? वहाँ के सम्राट के हाथों में चला गया, वहाँ के रानी के हाथों में चला गया। ठीक है, तो 58 में, ठीक है ना, 58 से, और 58 में ही जो गवर्नर जनरल का पद था वो वायसराय में बदल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? गवर्नर जनरल पद क्या हो जाता है? वायसराय में बदल जाता है। और जो पहले वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, आपको पता होगा, याद होगा दोस्तों। तो कैनिंग क्या थे? पहले वायसराय थे। ठीक है, आगे बात करते हैं डिटेल से। देखिए, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 58 के बाद 59 आपको याद आ जाए। ठीक है ना, तो 57-58 आदमी बिजी था, 59 में फिर ये नील विद्रोह हो जाता है। ठीक है, क्या है विद्रोह? पहली बात तो ये पहला संगठित विद्रोह है। ठीक है, और इसमें हुआ क्या दोस्तों की, जो जैसे मान लीजिए खेत है, ठीक है, खेत में तो किसान बहुत सारे फसल बोना चाहता है। लेकिन हुआ क्या कि यह विद्रोह जो हुआ था, पहली बात तो बंगाल में हुआ था। और बंगाल के ज़्यादातर नील उत्पादक जो थे वो यूरोपीय थे। मतलब कि उत्पादक मतलब जो मालिकाना हक, उत्पादक जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे, जो खरीदने वाले थे, वो यूरोपीय व्यक्ति थे। और वो किसानों से ज़बरदस्ती क्या करते थे? नील की खेती करवाते थे। अलग अलग तरीक़ों से उन्हें बाध्य करते थे। वो करते क्या दोस्तों कि थोड़ी सी एडवांस रकम दे देते थे किसानों को, किसान उनके चुंगल में फंस जाते थे। फिर वो जो उत्पादक थे, नील उत्पादक थे, वो किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ठीक है, देखिए, जबकि किसान क्या चाहते थे? किसान अपनी उपजाऊ भूमि पर चावल या अन्य फसल लगाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन नील उत्पादक ऐसा करने देते थे। क्यों नहीं? क्योंकि मामूली सा रकम देकर, एडवांस रकम देकर उनसे करार लिखवा लेते थे, और बाद में क्या करते थे? उन्हें परेशान करते थे। जो एक थोड़ी सी रकम देकर करार लिखवाने की प्रथा थी, इस प्रथा को बोलते हैं दोस्तों ददनी प्रथा। ठीक है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ददनी प्रथा किसे कहते हैं? तो थोड़ी सी रकम देकर किसानों से करार लिखवा लेना ही क्या कहलाता है? ददनी प्रथा। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत होती है 1859 में। ठीक है, और यह शुरू होता है बंगाल के नादिया ज़िले में। बंगाल का एक ज़िला है दोस्तों, नादिया ज़िला। ठीक है, और नादिया ज़िले में एक गांव है गोविंदपुर गांव, वहां से ये शुरू होता है। और वहां कौन शुरू करता है? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इनके नेतृत्व में स्टार्ट होता है। और कैसे ये बढ़ता है फिर देखिए, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। कालारवा एक जगह दोस्तों, कालारवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट रहते हैं हेमचंद्रकार। ये सरकारी आदेश को पढ़ रहे होते हैं, और सरकारी आदेश को पढ़ने में उनसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। उसमें आदेश में क्या पढ़ लेते हैं कि जो रैयत हैं या जो किसान हैं, उनकी इच्छा के विपरीत उन पर दबाव बनाकर नील की खेती नहीं कराई जा सकती। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए कि नील उत्पादक जो यूरोपीय थे वो क्या करते? दबाव बनाकर खेती करवाते थे, उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। लेकिन हेमचंद्रकार ने सरकारी आदेश में क्या पढ़ा कि अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उनके किसानों के ऊपर दबाव बनाकर नील की खेती नहीं कराई जा सकती। और उसी समय यह घटना फैलनी शुरू हो गई, और 1860 तक लगभग पूरे बंगाल में यह घटना फैल गई कि अब नील की खेती के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। और फिर जब दोबारा दबाव बनाना शुरू किया गया तो उसी के बाद ये विद्रोह हो जाता है। ठीक है, तो नील की खेती इस तरह से देखी जाए तो पूर्ण तरीके से बंद हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये विद्रोह समझ लीजिए सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे विद्रोह हैं, थोड़ा जल्दी स्पीड में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बंगाल के ये जो नील विद्रोह था, इसमें बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी दिया, जैसे जो बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो प्रचार के माध्यम थे और जो धर्म प्रचारक थे, यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों ने इस पर भी अपना सहयोग दिया है कि नील विद्रोह जो है सही है। ठीक है, नील लोगों का विद्रोह करना सही, क्यों? क्योंकि नील की खेती बाध्यकारी रूप से नहीं कराई जा सकती। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि हिंदू पैट्रियाट, ठीक है, उस समय की एक पत्रिका थी, उसके जो संपादक थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसके अलावा नील दर्पण एक किताब थी, उसके जो लेखक थे वो कौन है? दीनबंधु मित्र। इन दोनों लोगों ने इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। ठीक है, और जब लोग जागरूक होते हैं तो नील विद्रोह होता है। बाद में ब्रिटिशर जो होते हैं वो नील आयोग भी बनाते हैं 1860 में, जो 31 मार्च 1860 को बना। और सरकार ने 1860 में सीटोन कार, उस नील आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? तो सीटोन कार कर रहे थे। सीटोन कार के अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक टीम बनाई गई, जिसने फिर विधिपूर्वक इस मामले का निपटारा किया। ठीक है, कि कितने भाग पे खेती होगा, नहीं होगा, क्या कैसे, तो ये नील आयोग हो गया। अगला दोस्तों देखते हैं, देखिए पावना विद्रोह। ठीक है ना, पावना विद्रोह ये जो है आप ऐसे याद कर लीजिए, 58 में वो शुरू हुआ था, 59 में। ठीक है, और ये शुरू होता है 73 में। ठीक है, तो 1873 तो कुछ नहीं, 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, तो आप उसके थ्रू याद कर सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसे आप देखिए 1873 से 76 तक चला। ठीक है, तो क्या था, जैसे 60 में वो ख़त्म हुआ तो 60 के बाद 13 ही मना लीजिए। ठीक है ना, 1860 में ख़त्म हुआ था। ठीक है ना, तो 60 के बाद 13 ही मनाना, मतलब 13 दिन का नहीं, 13 साल की 13 ही। ठीक है ना, 13 साल पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक विद्रोह की 13 दूसरे विद्रोह। ठीक है ना, तो ये पावना विद्रोह क्या था? ये जमींदारों पर लगान दर में वृद्धि के कारण, जो वो देखिए, नील विद्रोह नील की खेती ज़बरदस्ती कराने के लिए था, पावना विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान दर में वृद्धि के कारण था। यह 1873 में दोस्तों शुरू होता है। ठीक है, और यह पावना जिले में शुरू होता है। ठीक है, और पावना जिले के जो यूसुफ शाही परगना थे, वहाँ पे ये देखिए, पावना जिला, एक चीज़ और जान लीजिए कि पावना प्रमुख पटसन उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे पटसन की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये भी याद करें, प से पावना, प से पटसन। ठीक है, तो कुछ भी करके याद रखिए, अपने माइंड में रखिए पटसन को। ठीक है ना, ये पटसन उत्पादन क्षेत्र है। तो यूसुफशाही परगना में एक किसान संघ बना था। ठीक है ना, और वो किसान संघ जो बना था वो लोगों को जागरूक कर रहा था कि अगर ज़बरदस्ती जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि की गई तो आप लगान मत दीजिए। और जमींदारों के विरुद्ध ये संघ क्या कर रहा था? चंदा जुटा रहा था। ठीक है, ये दो काम कर रहा था यह संघ। ठीक है, और बना कहाँ था? तो ये पावना जिले में बना था, क्योंकि विद्रोह का नाम ही है पावना। ठीक है, तो पावना के ही जमींदार थे जो लगान में वृद्धि किए थे, और इनका काम था पावना विद्रोह में, देखिए, कि कानून के दायरे में रहकर अहिंसक लड़ाई लड़ना। वो हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसक लड़ाई लड़ना चाहते थे। ठीक है ना, और आंदोलनकारियों का नारा था कि हम महामहिम रानी, महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। मतलब हम सिर्फ उन्हीं के रैयत रहना चाहते हैं, उन्हीं की बात मानना चाहते हैं, और हमें किसी से मतलब नहीं। क्योंकि लोगों को लगता था कि ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो गंदे ज़रूर हैं, लेकिन महारानी का डिसीजन जो है वो सही होगा। ठीक है, तो लोग उनके खिलाफ़ नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नारा आया था। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसा नारा किस विद्रोह के दौरान आया था, तो आपको याद होना चाहिए कि पावना विद्रोह। ठीक है ना, पावना विद्रोह। तो फिर से हम हिंदू पैट्रियाट को आ जाते हैं, क्योंकि अभी हिंदू पैट्रियाट पीछे पड़े हैं, हरिश्चंद्र मुखर्जी जी इसके संपादक हैं। तो हिंदू पैट्रियाट फिर से यहाँ पे जो है हेल्प करता है। ठीक है, इस पावना विद्रोह में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हिंदू जो जमींदार थे, ये बताता है हिंदू पैट्रियाट में लेख क्या होता है, कि जो बताता है, देखिए इस तरह से, कि हिंदू जमींदार के विरुद्ध यह मुसलमान किसानों का एक आंदोलन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बात बनाई गई, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या था कि जो जमींदार थे वो हिंदू थे। ठीक है, और पावना में ज़्यादातर संख्या क्या है? मुसलमानों की है। तो यह इसे एक रूप देना हुआ अंग्रेज़ों द्वारा। ये अंग्रेज़ सोचते थे कि एक रूप दे दें सांप्रदायिक दंगे का, जबकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता साफ देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जमींदार थे हिंदू, तो क्या ऐसा थोड़ा था कि किसान हिंदू नहीं थे? किसान भी तो हिंदू थे। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों किसान मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, और इस लड़ाई में उनके साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आर.सी. दत्त, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है ना, ये पहले ICS थे, क्वालिफाई किए थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय। ठीक है, ये सारे लोग इस
पावना विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा देखिए जो एक अंग्रेजी है गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कैंपबेल, उन्होंने भी क्या किया, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बताया कि नहीं ठीक है ये गलत है, जमींदारों द्वारा ज़बरदस्ती लगान में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अतः सरकार ने 1885 में बंगाल में काश्तकारी कानून बनाया। ठीक है, तो देखिए विद्रोह है कितने में, 1873 में। विद्रोह कब का है, 1873 का है। चल रहा कब तक, 76 तक चला। ठीक है, और यहाँ पे काश्तकारी कानून कब बन रही है, तो काफ़ी दिनों बाद वहाँ लोगों को कानून बना के मिला, बंगाल काश्तकारी कानून। ठीक है, और फिर रैयतों को यानी किसानों को संरक्षण दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दक्कन उपद्रव के बारे में। ठीक है, दक्कन उपद्रव का जो विद्रोह था यह 1875 में हुआ था। अभी वो पावना विद्रोह समाप्ति होने वाला था कि दक्कन उपद्रव चालू हो गया। हालांकि दोनों के जगह अलग अलग थे, वो पश्चिम बंगाल साइड था, ये जो है महाराष्ट्र साइड है। ठीक है, दक्कन तो आपको पता होगा दक्कन महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या था, देखिए मैक्सिमम जो विरोध हुए हैं, जो विद्रोह हुए हैं, वो जमींदारों को लेकर ही हुए हैं। ठीक है ना, जमींदार साहूकार, जमींदार किसान। ठीक है, इन्हीं लोगों का विद्रोह ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका किसानों को परेशान करने वाले एक ही लोग थे, या तो अंग्रेज या तो जमींदार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या था, किसानों ने साहूकारों के खिलाफ एक विद्रोह किया दक्कन उपद्रव में। देखिए महाराष्ट्र में यह पुणे और अहमदनगर 2 जगहों पे हुआ ये विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, बता दूं आपको कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होने के कारण लगान सीधे किसानों से वसूला जाने लगा। हर सेक्टर में अलग अलग थे। ठीक है, माहलवाड़ी कहीं था, रैयतवाड़ी कहीं था, और आपका अस्थाई बंदोबस्ती अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैयतवाड़ी थे, महाराष्ट्र राज्य में जो रैयतवाड़ी लागू हुआ था, उसके कारण जो किसान थे उन्हें सीधे उनसे जो है लगान वसूला जाता था। किसानों को भूमि का मालिकाना हक भी प्राप्त था। मालिकाना हक तो देखिए उनको भूमि के पास किसानों के पास है, लेकिन उनको डायरेक्ट जो है लगान पेड करना था। और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि लगान में कर दी गई वृद्धि। ठीक है, एक तो कई वर्षों से वहाँ फसल ख़राब चल रही थी, तो फसल ख़राब होने के कारण लगान में छूट देना चाहिए, जबकि वहाँ क्या हुआ, इस छूट न देकर के लगान में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब लोगों के पास फसल भी नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे और लगानों में वृद्धि हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है लगान को पेड करने के लिए किसानों को साहूकारों से ऊँचे दर पर क्या लेना पड़ेगा, ऊँचे ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ेगा। और फिर अगर वो कर्ज लेंगे ऊँचे ब्याज दर पर, तो वो कर्ज के एक बार चुंगल में जो भी किसान फंस गए फिर वो निकल नहीं पाते थे। ठीक है, इस तरह से क्या होता था कि जो साहूकार थे या जो जमींदार थे उनसे बड़े मात्रा में वो कर्ज ले लेते थे, और जो ज़्यादातर थे साहूकार या जमींदार वो मारवाड़ी और गुजराती थे, तो वो क्या करते थे, बाद में किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो एक पूरी व्यवस्था थी उनको कब्जा करने की ज़मीन की। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करेंगे कि लगान में वृद्धि कर देंगे तो लोगों को पेड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और लोग पेड नहीं कर पाएंगे तो हमसे लोन लेंगे, जब लोन का पेड नहीं कर पाएंगे तो हम ज़मीन उनकी छीन लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका था। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है दोस्तों, तो 1874 में दिसंबर माह में एक साहूकार रहता है कालू राम। ठीक है, और इसने जो है एक किसान रहते हैं, उनका नाम रहता है बाबा साहिब, और उनकी ज़मीन पे जो है कब्जा करते हैं। यह घटना रहती है सिरूर तालुका की। ठीक है, करढ़ा गांव की। तो ये जो घटना, ये सिरूर तालुका से करढ़ा गांव की घटना रहती है। तो ये जो कालू राम था, जब ये बाबा साहिब की ज़मीन को छीनता है तो उसी समय विद्रोह हो जाता है और बड़े मात्रा में फैल जाता है विद्रोह। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा मैटर याद रखो खाली। और होता कहाँ पर, तो धीरे धीरे पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा। ठीक है ना, सतारा को दोस्तों अंग्रेजों ने सबसे पहले गोद हड़प नीति में लिया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा आदि क्षेत्रों में दक्कन उपद्रव फैल जाता है। किसानों ने साहूकारों और महाजनों के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। देखिए इसके जो हम पीछे पढ़े हैं पावना विद्रोह, देखिए वो अहिंसक विद्रोह था, लेकिन यह तो एकदम हिंसक विद्रोह हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़मीनों पर कब्जा हो गया है। ठीक है, आत्मसम्मान की बात आ गई, तो साहूकारों और महाजनों के घरों पर हमला हो गया, उनके घरों को जला दिया गया, जो दस्तावेज़ थे उनको जला दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारे किसानों ने ये काम किया। ठीक है, रानाडे का नाम सुना होगा आपने, एम.जी. रानाडे का नाम। एम.जी. रानाडे ने इसी समय पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और ये सोसाइटी जो है महाराष्ट्र में बनी हुई थी और यह किसानों की हेल्प में बहुत ही कारगर साबित हुई। तो जो दक्कन उपद्रव आयोग था फिर से बनता है 1875 में। 75 में विद्रोह भी होता है, और ये जो आयोग बनता है देखिए ये 79 बनता है, 75 में बनता है, और 79 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पास होता है। ठीक है, कि अगर इस तरह से क्या होता है कि अगर फसल ख़राब होती किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो फिर लगान में वृद्धि नहीं की जाएगी, बल्कि लगान में कमी की जाएगी। ठीक है।
तो इस तरह से यह दक्कन उपद्रव समाप्त होता है। तो एम.जी. रानाडे को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एम.जी. रानाडे बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मोपला विद्रोह के बारे में। तो मोपला विद्रोह बता दो दोस्तों, ये केरल में हुआ था। और देखिए जो सबसे पहला मोपला विद्रोह हुआ था वो 1836 में हुआ था। जो दूसरा मोपला विद्रोह है वो 1921 में हुआ है। तो हमको मेन फोकस हमारा 1921 पे है, क्योंकि 1836 में बहुत बड़ा नहीं था, छोटे मात्रा में था। तो अभी ये 21 वाला पढ़ते हैं। तो देखिए पहली बात तो मोपला का जो मामला ये केरल में है, और केरल उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में था, ठीक है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। तो जो इसमें नीचे वाली प्रेसिडेंसी थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ठीक है ना, और ये उसके अंतर्गत आता था। तो नीचे क्या था, मालाबार केरल, ठीक है, ये इसके अंदर में आता था। और यहाँ पे आज भी केरल में मुस्लिम बहुसंख्यक ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, और मुस्लिम लोग ही ये मोपला विद्रोह किए थे विशेष रूप से, ठीक है। और होता क्या दोस्तों कि देखिए मोपला जो होते हैं कौन होते हैं, तो ज़्यादातर ये वह कृषक मजदूर होते हैं जो चाय और काफ़ी के बागानों में काम करने वाले होते हैं, उनको मोपला बोला जाता है, ठीक है, उनको मोपला बोला जाता है। और जिस तरह से अगर हम पावना विद्रोह की बात कर लें थोड़ा सा 1873-76 में, और ये इसकी बात करता हूँ तो ये 1921 में था, ठीक है। तो जिस तरह से ये अहिंसात्मक था, लेकिन ये वाला क्या था, हिंसात्मक था। दक्कन उपद्रव भी क्या दोस्तों, दक्कन उपद्रव भी क्या था, हिंसात्मक था, ठीक है। तो ऐसे बार बार आप अगर कोलेट करके देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। दक्कन वाला उपद्रव जो था वो भी क्या था, हिंसात्मक था। लेकिन ये वाला हिंसात्मक क्यों हुआ, तो वजह क्या हुई, देखिए कहानी क्या थी इसकी पूरी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डिटेल में, कि इस विद्रोह में जो खिलाफत के नेता थे पहली बात तो वो भी शामिल थे, और वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना, खिलाफत के लोग जो नेता थे। और खिलाफत के नेता कौन कौन से थे, तो शौकत अली, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये तीनों के तीनों लोग, और तीनों के तीनों लोग इस मोपला विद्रोह में सपोर्ट कर रहे थे मोपला लोगों का, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सपोर्ट कर रहे थे, तो वो हेल्प कर रहे थे कि नहीं, ठीक है, ये जो मोपलाओं के साथ जो हो रहा है गलतियाँ वो गलत हो रही हैं, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं जान लीजिए कि जमींदारों को द्वारा किसानों को परेशान करने को लेकर के था, ठीक है। तो अंग्रेज़ ने क्या किया कि अंग्रेज़ ने सबसे पहले सोचा कि हम एक काम करते हैं, इस खिलाफत आंदोलन की बैठक पर ही प्रतिबंध लगा देते हैं। अगर हमने खिलाफत आंदोलन की बैठक नहीं होने दिया तो उसके जो नेता रहेंगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी बैठक होती रही, तो बैठक होती रही जब, तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, नेताओं को पकड़ कर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यहीं पे होता है अंग्रेज गड़बड़ी कर देते हैं, क्या करते हैं कि मोपला में एक स्थानीय वहाँ के गुरु रहते हैं जिनका नाम रहता है अली मुसलियार, ठीक है ना। तो अली मुसलियार को गिरफ्तार कर लेते हैं, और जैसे ही अली मुसलियार गिरफ्तार होते हैं वैसे ही दंगा भड़क जाता है, ठीक है, और हिंसा शुरू हो जाती है। पुलिस ने भी दिन दहाड़े गोलियां चलाई, और मज़दूर भी कम नहीं थे, ठीक है, मज़दूर भी जम के हिंसा पे उतर आते हैं, ठीक है। और इस तरह से फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इसे एक सांप्रदायिक दंगे का रूप दे दिया। फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, मुस्लिम के साथ भी जो हिंदू रहते हैं वो भी शामिल होते हैं, और बहुत बड़े मात्रा में विद्रोह होता है। बाद में अंग्रेज़ और सैनिक बुलाकर विद्रोह को दबा देते हैं, ठीक है, कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो बाद में इतने मोपलाओं की हत्या हो जाती है कि फिर दोबारा कभी मोपला कराएं, दोबारा कभी ये विद्रोह नहीं होता है, ठीक है, मोपला में, ठीक है। फड़के आंदोलन देखिए क्या था दोस्तों, तो फड़के आंदोलन ये 1879 में शुरू हुआ था, और ये महाराष्ट्र में था, ठीक है ना, फड़के आंदोलन। तो फड़के और दक्कन दोनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में, और हमारा मोपला कहाँ पे, मोपला हमारा केरल में हो गया, ठीक है ना। तो ये फड़के आंदोलन देखिए, वासुदेव बलवंत फड़के का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। तो वासुदेव बलवंत फड़के और एक एम.जी. रानाडे, ठीक है ना। एम.जी. रानाडे ने एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन सिद्धांत, और इस सिद्धांत को सुनने के बाद, और ये जो 1876-77 में एक भयंकर अकाल पड़ा था, इन दोनों से प्रभावित होकर ये वासुदेव बलवंत फड़के फड़क गए, मतलब गुस्से में आ गए, सख्ते में आ गए, ठीक है। और इन्होंने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के साथ मिलकर, और वहाँ के जो रमोसी आदिवासी थे, वहाँ एक आदिवासी जाति थी दोस्तों, रमोसी, आज भी आप याद रखिए रमोसी कहाँ होती है, तो रमोसी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो रमोसी आदिवासियों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, ठीक है, फड़के ने। और उस संगठन का काम क्या था दोस्तों, तो डकैती डालना, और कहाँ पे, अंग्रेज़ों के तिजोरियों पर, अंग्रेज़ों के धन पर धन एकत्र करना, लूटपाट करना, संचार व्यवस्था को नष्ट कर देना, ठीक है। इस तरह से उसका इस संगठन का काम था। बाद में फड़के को 80 में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, और 83 में इनकी जेल में अचानक से मृत्यु हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि कैसे मर गए, ठीक है। और देखिए सबसे पहले जो हिंदू राज्य स्थापना का नारा दिया था वो कौन दिया था, इसी फड़के ने दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, बिजौलिया आंदोलन, ठीक है।
देखिए बिजोलिया आंदोलन जो है 1913 से लेकर 41 तक चला, बड़ा लंबा आंदोलन चला था, ठीक है ना। इसी दौरान हमारा प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, ठीक है। और देखिए कितना लंबा पीरियड है, 1-3 से लेकर 4-1 तक, 14 नहीं करना, 41 कर देना पलट के, ठीक है ना। तो 41 करना है, ठीक है। तो बिजौलिया आंदोलन देखिए ये शुरू हुआ था राजस्थान में दोस्तों। तो राजस्थान के मेवाड़ में शुरू हुआ था। तो देखिए जो मेवाड़ के ज़मींदार थे, ठीक है, वो किसानों से कुल मिलाकर 84 प्रकार का लगान लेते थे। देख रहे हैं कितना ज़्यादा लगान, और इतने ज़्यादा मात्रा में लगान लेते थे। तो वहाँ एक व्यक्ति था दोस्तों भूप सिंह, ठीक है ना। तो वो मिलते हैं ज़मींदारों को और समझाते हैं किसानों के मुद्दों को लेकर के, और इनको भेजे रहते हैं रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल, ये दोनों लोग इनको भेजे रहते हैं कि आप जाइए और वहाँ राजस्थान जाइए, वहाँ लोगों को जागरूक करिए, ठीक है, आज़ादी के लिए, ठीक है। तो ये फ़िलहाल गए थे उसलिए, लेकिन जब इनको पता चलता है कि मेवाड़ के ज़मींदार किसानों से इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो यह फिर उस बिजौलिया आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। उस बिजौलिया आंदोलन के दौरान 1922 में एक जांच आयोग भी बनता है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता हालैंड करता है। तो हालैंड बिजौलिया पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि किसानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। तो एक समझौता होता है लोगों के बीच, ठीक है, और 35 करोड़ को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो 84 में से 35 समाप्त कर दिए गए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बचे हैं, इसलिए बहुत सारे फिर भी आंदोलन बंद नहीं होता, चलता रहता है। तो 41 में काफ़ी संघर्ष के बाद वहाँ के जो किसान रहते हैं उनको अपनी भूमि जो है वापस मिलती है, ठीक है। तो ये कहानी रहती है आपकी कहाँ की, बिजौलिया आंदोलन की, ठीक है। आइए और थोड़ा सा देखते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। देखिए चंपारण का नील आंदोलन, ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा, चंपारण का नील आंदोलन, ठीक है, 1917 में। अब तो गांधी जी भी एंट्री मारेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है बिहार में, ठीक है ना। चंपारण बिहार का जिला है दोस्तों, और यह पहला किसान सत्याग्रह था, प्रथम किसान सत्याग्रह, ठीक है। और इसको जो हेड किए थे वो कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। और इसमें कहानी क्या थी दोस्तों, तो 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति मतलब कई लोग सोचते हैं कि 1/3, नहीं दोस्तों 1/3 नहीं है, 3 कठिया मतलब 3/20 है। 3 कठिया मतलब 3/20 है, ठीक है ना। तो किसानों को अपनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। तो नील विद्रोह जैसा है, ठीक है। नील विद्रोह में तो फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ फिक्स है कि किसानों को अपनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य है, ठीक है। तो होता है क्या दोस्तों कि चंपारण के किसान रहते हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ था, आप ध्यान रखिए, रामचंद्र शुक्ल। और ये जाते हैं गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात करते हैं और गांधी जी को सारी दशा बताते हैं कि किस तरह से चंपारण में ये प्रॉब्लम चल रहा है। और गांधी जी की अगर बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने पहला सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और किस लिए किया था तो ये भी बता दूँ आपको, वहाँ एक कानून था, इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। तो 1906 में इस चीज़ के लिए उन्होंने वहाँ पे एक सत्याग्रह किया था कि हर भारतीयों को ही क्यों पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना है, ठीक है। तो इस कानून को लेकर के उन्होंने वहाँ पे एक सत्याग्रह किया था 1906 में। और आगे चल के फिर 6 के बाद 17 में, ठीक है। तो 6 के बाद 16 नहीं दोस्तों, 6 के बाद 17 है, ठीक है। तो 17 में ये क्या करते हैं, हाँ, गांधी जी बिहार आते हैं, चंपारण आते हैं। वहाँ पे क्या होता है, इस नील सत्याग्रह जो रहता है इसका देखते हैं, इसको फिर अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी यहाँ इनके साथ रहते हैं, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी, ठीक है ना। आगे चल के JB कृपलानी की पत्नी जो दोस्तों सुचिता कृपलानी, वो पहली मुख्यमंत्री बनेंगी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनेंगे। महादेव देसाई जो रहते हैं वो महात्मा गांधी के सचिव रहते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के सचिव रहते हैं। आइए देखते हैं फिर हम 1970 में एक आयोग बनता है, चंपारण एग्रियन आयोग, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष होते हैं FG स्लाई, ठीक है ना। और यह इनके अध्यक्षता में यह आयोग जो है निर्णय देता है कि 3 कठिया पद्धति को अब समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो किसानों से 25% अवैध के रूप में पैसे वसूले गए, लगान वसूले गए, उनकी भी वापसी की जाएगी। और इसी बात से खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। और अपवाद देखिए क्या है दोस्तों, तो अपवाद आप ज़रूर याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंजी रंगा वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी का चंपारण आने पर विरोध किया था। चंपारण आने पर गांधी जी का विरोध किसने किया था, तो यंजी रंगा, ठीक है। आगे दोस्तों ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और है। खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1918 में, और यह गुजरात में हुआ था, गुजरात के खेड़ा ज़िला में हुआ था। वहाँ पे क्या इशू होता है दोस्तों कि किसानों के जो फसल थे वो नष्ट हो गए थे, ठीक है ना। और उसके बाद से उनको जो है छूट न मिली, ऊपर से एक तो लगान पेड करना, ठीक है। तो वही वाला हाल हो गया, ठीक है, जो पुराना हमने देखा था। तो नष्ट हो गया और सरकार से छूट भी नहीं मिलता, तो फिर आंदोलन चालू हो जाता है।
देखिए यहाँ पे गांधी जी ने राय दिया कि जब तक छूट नहीं मिल जाती तब तक वह लगान देना किसान बंद कर दें। यहाँ पे शामिल थे गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का बड़ा रोल यहाँ पे है, ठीक है ना, और विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, और इंदुलाल याज्ञिक, ये लोग। तो देखिए फिर क्या होता है दोस्तों कि जो फसल ख़राब है होने के कारण लगान न देने की मांग सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो यहाँ पे गांधी जी ज़रूर बोले हैं, लेकिन सबसे पहले दिया था मोहनलाल पांड्या ने, ठीक है ना। ये वहीं खेड़ा के पास एक कापड़गंज जगह है, गांव है, वहाँ के रहने वाले थे मोहनलाल पांड्या। सबसे पहले इन्होंने ये बात कही थी कि लगान नहीं देंगे जब तक कि हमें छूट नहीं मिल जाती, ठीक है। खेड़ा आंदोलन। और देखिए फिर है एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 से 22 तक चला है दोस्तों। एका आंदोलन, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी दोस्तों कि लगान को 50% अधिक वसूला जाता था, ठीक है। यानी मान लीजिए 100 रुपये लगान है तो 150 की वसूली होगी, ठीक है। तो 50% अधिक लगान वसूलना और गैर कानूनी रूप से किसानों के खेतों से बेदखल कर देना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए उनको ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर ब्याज के दर पे क्या करना कि उनको लोन देना, फिर बाद में कब्जा कर लेना, ठीक है। तो बहुत सारे तरीक़ों से खेतों से किसानों को छीन लिया, किसानों से खेतों को छीन लिया जाता था। और यह जो था ये यूपी में हुआ था एका आंदोलन। हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, अवध, ये सब इससे इफेक्टेड थे, ठीक है। मुख्यतः यादव और पासियों के द्वारा ये अभियान चलाया गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा। 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का भी गठन हुआ है। देखिए 1921-22 में ये आंदोलन हुआ है। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है। गठन के समय जो हेड रहते हैं, कौन रहते हैं? मदन मोहन मालवीय। हालांकि ये लोग भी रहते हैं गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, तो लेकिन जो हेड बनते हैं वो कौन बनते हैं? ये मदन मोहन मालवीय। तो देखिए जो भी लोग हेड अच्छा काम करते हैं ना, उनको हमेशा क्या होता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बना देते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन जब चला 1918 में दिल्ली में, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। तो जब वो देखते हैं आके यूपी के अंदर आके देखते हैं अलग अलग ज़िलों में कि एक आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो अवध के किसानों के सामने एक और लोग थे दोस्तों, उनके साथ थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी याद रखें, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने भी अपनी भूमिका निभाई और 1920 में यही बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा बनाई, ठीक है, अवध किसान सभा बनाई, ठीक है। मदन मोहन मालवीय भी आके देखते हैं किसानों की दयनीय दशा को, फिर उस पर सुधार करने के लिए मांग करते हैं और यह आंदोलन इसी तरह चलता है, ठीक है। देखिए ये दोस्तों देखते हैं फिर से और अगला आंदोलन। तो अगला है बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। ये शुरू हुआ था दोस्तों 1928 में, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। देखिए लगान वृद्धि के विरुद्ध ये भी था, लगान वृद्धि हो गई थी लगान में, और ये कहा गया कि अब लगान की अदायगी नहीं की जाएगी। मैंने बताया आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आंदोलन लगान को लेकर के हुए हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पे 26-27 में जो रहती है कपास की कीमत जो है गिर जाती है मार्केट में, उसके बावजूद भी बारदोली में लगान 22% बढ़ा दिया जाता है। तो एक तरफ कीमत गिरती है तो फिर आपको लगान का टैक्स का रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, ठीक है। इस कारण लोग वहाँ पे क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो होते क्या है, देखिए यहाँ पे जो मेन आंदोलन किए हैं वो कालीप राज किए हैं। कालीप राज बोला जाता था तो काली लोगों को, बारदोली तालुका की एक जनजाति थी ये कालीप राज, ठीक है ना। इसकी स्थिति उसमें बहुत दयनीय थी और वहाँ के लगभग 60% लोग कालीप राज थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ होता क्या था, ये कालीप राज वो लोग थे जो उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी करते थे। कटप्पा देखे ना, बाहुबली में कटप्पा जैसे करता है, ठीक है, तो पुश्तैनी मजदूरी करते थे, ठीक है। उसी तरह से यह जो बारदोली में कालीप राज लोग थे वो उच्च जाति के लोगों के यहाँ क्या करते थे? पुश्तैनी मजदूरी करते, नौकरी करते थे, और इसी को बोला जाता था दोस्तों हाली पद्धति। पीछे हम लोगों ने देखा था ददनी प्रथा, कम पैसे दे करके जो है उनसे करार लिखवा लेना किसानों से, बाद में उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाना, ये ददनी प्रथा है। हाली पद्धति क्या है दोस्तों? तो उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी करना, ये हाली पद्धति है। हाली पद्धति को हम जानते हैं बधुआ मजदूरी के नाम से। अब तो बधुआ मजदूरी ख़त्म हो गया, ठीक है, और सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बना दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक पर्सनालिटी रहते हैं कुंवर जी मेहता और केशव जी गणेश, ठीक है। ये दो लोग रहते हैं, ये लोग आते हैं और कालीप राज समुदाय के जो लोग रहते हैं उनको शिक्षित करने के उद्देश्य से एक आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। और उस आंदोलन के अलावा भी बहुत कुछ काम करते हैं, जैसे ये लोग कालीप राज साहित्य चलाए हैं, कालीप राज सम्मेलन करते हैं, ठीक है। 1927 में
जब इस काली पराज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं गांधी जी, तो बताते हैं कि आज के बाद इनको काली पराज नहीं, इनको रानी पराज बोला जाएगा, मतलब जंगल के वासी रानी पराज। काली पराज को गांधी जी ने क्या बोला, रानी पराज, ठीक है ना। महात्मा गांधी के देखे तो सचिव थे, मैंने बताया आपको, महादेव देसाई थे। इन्होंने इनके बारदोली सत्याग्रह के ऊपर एक किताब भी लिखी, स्टोरी ऑफ बारदोली, ठीक है, स्टोरी ऑफ बारदोली। और इसी बारदोली में जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है वो होता है वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। क्या रोल होता है देखिए दोस्तों, 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी नेतृत्व के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी, ठीक है ना। जिस तरह से चंपारण के बाद गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, तो वहाँ बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। दोनों जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए क्या बारदोली आंदोलन के जो समर्थन में बम्बई विधानसभा का जो परिषद था वहाँ के नेताओं ने भी त्यागपत्र दे दिया। बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था, ठीक है ये। और यहाँ तक कि ब्रिटेन के संसद में भी इस मैटर पे बहस हुई। तो एक आयोग फाइनली बनता है जिसका नाम है ब्रूमफील्ड मैक्सवेल आयोग, ठीक है ना। ये इसके हेड रहते हैं, ये आयोग बनता है। बाद में आयोग क्या करता है, 22% का जो टैक्स रहता है वो घटा के कितना कहता है, 6.03%, ठीक है ना, 6.03%। तो फिर से इस तरह से ये बारदोली सत्याग्रह जो है सक्सेसफुल होता है, ठीक है। आइए तो थोड़ा सा और है दोस्तों, वर्ली आंदोलन, ठीक है। देखिए हम टॉपिक को पूरा कवर कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। वर्ली आंदोलन दोस्तों हुआ था 1945 में और ये हुआ था पश्चिमी भारत में, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों कि जो पश्चिमी भारत है यानी मुंबई के आसपास का सेक्टर, ठीक है। तो पश्चिमी भारत में बम्बई नगर के समीप रहने वाले जो आदिवासी थे उसे वर्ली, आज भी वहाँ वर्ली स्टेशन है, ठीक है। तो वर्ली लोग करते क्या थे कि जो जंगलों के ठेकेदार थे, जो कृषक थे, जो साहूकार थे, उनके यहाँ जो काम करते थे, ठीक है ना। और ये बाद में आगे चल के सामवादी दल के प्रभाव में आ जाते हैं और एक आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो उसी आंदोलन को बोला गया वर्ली आंदोलन, ठीक है। तेभागा आंदोलन देखिए, एक दो लाइन देखिए सबके बारे में फटाफट। 1946 से 50 के बीच में चला है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बटाईदार किसान रहते हैं, ठीक है ना, जो किसान होते हैं बटाईदार, उनका निर्णय था कि वह फसल का 2/3 हिस्सा लेंगे और जो जमींदार थे उनको 1/3 हिस्सा देंगे। तो ये जो अनुपात था, इसी अनुपात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था, ठीक है। जो जमींदार थे वो चाहते थे और ज़्यादा मात्रा में उनको मिले, जबकि बटाईदार किसान चाहते थे कि 2/3 और 1/3 का रेशियो, ठीक है ना। तो इसी को तिभागा बोला गया। 3 भागा मतलब 3 भाग, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखिए आगे होता है, यहाँ इसकी शुरुआत होती है त्रिपुरा के हसनाबाद से, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में शुरू तो हुआ था बहुत बड़े मात्रा में, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे, त्रिपुरा का हसनाबाद। और इसका जो नेता रहते हैं वो कंपा राम सिंह और भवन सिंह, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एटा में हमने पढ़ा बाबा राम सिंह का, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ के हैं जो है कंपारन सिंह और भवन सिंह। तेलंगाना किसान आंदोलन, ठीक है। तेलंगाना किसान आंदोलन ये 46 से 51 तक चला, मतलब जस्ट हमारा देश आज़ाद होने को। तेभागा भी देखिए फाइनल टाइम में चल रहा है और तेलंगाना भी, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है और ये तेलंगाना नाम से पता चल रहा होगा कि तेलंगाना में चल रहा है। अब तो तेलंगाना राज्य भी बन चुका है। तो वहाँ के जो निजाम अधिकारी वर्ग थे, जमींदार थे, साहूकार थे, व्यापारी थे, ये उनके विरुद्ध आंदोलन था। होता क्या था, इसके कमरैया नाम के व्यक्ति थे, उनके नेता थे, उसकी पुलिस ने हत्या कर दिया, ठीक है ना, पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद से आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ के जो अधिकारी वर्ग, जमींदार, साहूकार, व्यापारी थे, ये सब के सब वहाँ के किसानों को परेशान करते थे, ठीक है। तो चाहे वो कर को लेकर के हो, चाहे वो जमींदारी को लेकर के हो, चाहे वो लगान को लेकर के हो, ठीक है। देखिए भूदान आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिए, 1951 में हुआ था और ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था और इसको शुरू किया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे आगे चल के सर्वोदय समाज की स्थापना करते हैं और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन इसलिए चलाया कि जिनके पास ज़्यादा मात्रा में भूमि हो वो स्वैच्छिक से भूमि को दान दे सकते हैं। तो इसी का नाम दिया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन। जो पहला सबसे पहले दान मिला था वो तेलंगाना में मिला था, पोचमपल्ली गांव में, ठीक है। आगे चल के भूदान आंदोलन बड़ा ही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जमींदारों को याद दिलाया जाता है कि ठीक है आपके भाई बंधु हैं, किसान मजदूर हैं, आप इतना ज़मीन लेके क्या करेंगे। उनको समझा बुझाकर उनसे ज़मीन को दान करवाई जाती थी, ठीक है। आइए आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 2-3 मिनट और देखिए बकास्त किसान आंदोलन, ठीक है। बकास्त किसान आंदोलन जो था 1946-47 में शुरू हुआ और ये बिहार में हुआ था। बिहार में और कौन सा हुआ था, तो चंपारण का नील विद्रोह, ठीक है। तो ये बकास्त वाला भी क्या है, बिहार में है।
तो बकास्त, अगर बकास्त शब्द बना कहाँ से, तो बकास्त भूमि दोस्तों वह भूमि होती है जो ज़मींदारों की अपनी विशेष भूमि होती है, जो उनका विशेष होता है। जैसे आज के ज़माने में फार्म हाउस होते हैं ना लोगों के, फार्म हाउस, भाई ये फला हमारा फार्म हाउस है, तो जो उनकी विशेष भूमि होती है उसे बकास्त भूमि कहते हैं, ठीक है ना। तो जमींदार क्या कहते थे, बकास्त भूमि को बढ़ाना चाहते थे, और इसी बकास्त भूमि को बढ़ाने को लेकर के वह किसानों पर बड़ा ही अत्याचार करते थे। तो किसान भी परेशान होकर क्या किया, आंदोलन कर दिया, तो बकास्त किसान आंदोलन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। आइए देखते हैं सरदार आंदोलन दोस्तों, एक पड़ा था सिंपल सा है, 1858 से 95 तक चला, लंबे समय तक चला था, ठीक है। बहुत फेमस नहीं था, लेकिन नॉर्मल आप जान लीजिए, ये छोटा नागपुर में शुरू हुआ था सरदार आंदोलन, ठीक है। गलती से अगर आपकी एग्जाम में आएगा तो पंजाब ना मार दीजिएगा, सरदार समझ के, छोटा नागपुर है, ठीक है ना। यह 1857 के बाद से सरदार आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ, वहाँ जो झारखंड के आसपास के, छत्तीसगढ़ के आसपास के सेक्टर में हुआ था, तो वहाँ के मुंडा, उरांव और ईसाइयों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, ठीक है। छोटा नागपुर पठार वहीं पे, ठीक है। कूका आंदोलन, ठीक है, तो कूका आंदोलन 1872 में है, ठीक है। 1873 में मैंने बताया था पाबना, ठीक है। तो ये 1872 है कूका आंदोलन, ठीक है, और ये शुरू हुआ था फिरोजपुर में। और यहाँ पे कूका आंदोलन में क्या था दोस्तों, तो जो कृषि संबंधी समस्याएं थी, किसी संबंधी समस्याओं के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो हमने बताया कि हर आंदोलन तो ही कृषि संबंधी है, ठीक है। इसको शुरू किया था भगत जवाहर मल ने, ठीक है, और इन्हीं के शिष्य थे बाबा, ये शिष्य थे किसके, बाबा राम सिंह के, जिन्हें बाबा राम सिंह को बाद में देखिए रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, ठीक है। एका आंदोलन, एका आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में, या कूका भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पुनप्रा और वायलार संघर्ष, ये 1946 में हुआ था दोस्तों, केरल में हुआ था, ठीक है ना। मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था, मोपला लोग, ठीक है। और उसी तरह से पुनप्पा और वायलार दोनों के दोनों केरल में है, ठीक है। तो ये केरल के अलप्पी ज़िले में हुआ था, ठीक है, और ये किसानों और मजदूरों द्वारा मिलकर चलाया गया आंदोलन था। इस तरह से दोस्तों ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप कुछ सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ आप बताइए हमें कमेंट में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।